नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हमारा जो कारक प्रकरण का टॉपिक चल रहा था, देखो आपको जो क्लासें देखनी है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको रेगुलर रहना है, स्किप करके नहीं देखना है। और अब आप रेगुलर रहोगे तब ही आपको ये क्लासें समझ में आएगी, वरना आपके समझ में नहीं आएगी, है ना। तो आपको रेगुलर रहना है ना। अब आज हम तृतीया विभक्ति को देखेंगे। तो तृतीया विभक्ति करण कारक, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो देखो, हम ज़्यादा अपना जो कीमती समय है इसको व्यर्थ नहीं गवाएंगे, फटाफट अपने काम से काम रखेंगे। तो पहला सूत्र है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम, इसकी वृत्ति है क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टो उपकारकम करणम संज्ञे स्यात्। यानी जो क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। यानी जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है तो उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे राम बाण से बाली को मारता है, राम बाण से रावण को मारता है। तो सबसे सहायक कौन है, मारता किससे है, किससे मारता है, बाण से। राम बाण से बाली को मारता है तो किससे मारता है, बाण से। तो बाण अत्यंत सहायक हो गया, यानी उसकी सहायता कौन कर रहा है उसको मारने में, बाण। तो बाण में तृतीया विभक्ति होगी और साधक तमम करणम से करण संज्ञा होगी। जैसे अब देखो, अर्थात क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक कारक या प्रकृष्ट उपकारक को करण कारक कहा जाता है। यानी जो अत्यंत सहायक होगा उसकी ही करण संज्ञा होगी। जैसे अब आप उदाहरण देखो, उदाहरण है रामः बाणेन रावणम हन्ति। राम बाण से रावण को मारता है। रमा कलमेन कर्गदेन मत्स्य योग्यतया च पत्रम लिखती। तो इसमें जो पत्र लिखने में अत्यंत सहायक क्या है, कलम। तो कलम में तृतीया विभक्ति। यहाँ बाण में सहायक है तो बाण में तृतीया। लता दूरदर्शनेन पढ़ती, लता दूरदर्शन से पढ़ती है। तो सबसे सहायक क्या है इसमें, दूरदर्शन। तो जो सहायक होगा उसी में तृतीया विभक्ति होगी। फिर है बालका संगणकेन पठन्ति। बालका बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, मैं आपको पहले भी बता चुकी। तो बालक संगणक से पढ़ते हैं तो संगणक सहायक है तो इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। अब आप मेरे साथ रेगुलर रहोगे, रेगुलर देखोगे, रेगुलर पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो मैं आपको जिस प्रकार छंदों की क्लास बताई थी उसी प्रकार ये भी बताऊंगी कि मैं जो बता रही हूँ उससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, सिलेबस से बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ और सिलेबस में से कुछ छोड़ती नहीं हूँ। पूरा हम सिलेबस टू सिलेबस चलते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करते हैं। तो आपको फिर आपका अगला कारक है कृतकरण योस तृतीया। इसकी वृत्ति है अनभिहिते कर्तरीकरणी च तृतीया स्यात्। देखो, वृत्ति को आपको याद करना है। वृत्ति में से कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वृत्ति दे देते हैं और बीच में से कुछ अक्षर गायब कर देते हैं और वहाँ डैश डैश लगा के आपको ऑप्शन में दे देते हैं, फिर उसकी पूर्ति करवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो आपको वृत्ति अच्छे से याद करनी है। तो अनभिहिते कर्तरीकरणी च तृतीया स्यात्, इसका मतलब यह होता है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। और इसका कोई मतलब नहीं है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। फिर अगला सूत्र है प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। इससे मतलब कि इससे क्या होता है कि से का अर्थ निकलता है। जैसे प्रकृति से ही कोई व्यक्ति, जैसे स्वभावेन चारु, समेन याति, दुखेन याति, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे से का अर्थ निकलता है। तो उसमें प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम से का अर्थ होने पर प्रकृति आदि शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होती है। अब आपको सूत्र, वृत्ति और उदाहरण आपको याद करने हैं, है ना। आप नोट्स बनाओ, अच्छे से याद करो और आप मेरे साथ साथ चलोगे तो मैं आपको कारक, छंद, मतलब कि संस्कृत ग्रामर में इस तरह निपुण कर दूंगी कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। लेकिन आपको रेगुलर रहना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू रहना है। आप ऐसे नहीं एक दिन देख रहे हो, दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन गायब, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मैं रेगुलर हूँ तो आपको भी रेगुलर रहना पड़ेगा। अब देखो,
इन सभी शब्दों से का अर्थ निकलेगा। किसका अर्थ निकलेगा? से का अर्थ निकलेगा। जैसे अब आपको उदाहरण, अब जो मैं उदाहरण में इंपॉर्टेंट उदाहरण तो मैं आपको दे रही हूँ। अब आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं आपको एक बेस दे रही हूँ, है ना, तो उस बेस से आप एक नहीं हजारों उदाहरण आप खुद भी बना सकते हो, है ना। जैसे मैं कल आपको अव्यय बताई थी द्वितीय विभक्ति में कि इन अव्ययों में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, तो उन अव्ययों से आप कई उदाहरण बना सकते हो। लेकिन पहले आपको थोड़ा बेस तैयार करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मैथ के सवाल निकालते हो ना, वैसे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपके बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है जैसे सुख, दुख, सम, विषम, द्विद्रोण, प्रकृति, गोत्र, प्राय, आत्मन, नाम, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे से का अर्थ निकलता है। जैसे सुखेन याति, दुखेन याति, समेन याति, विषमेन याति, द्विद्रोणेन धान्यम किरणाति, प्रकृत्या चारु, स्वभावेन या शांत। देखो प्रकृति या स्वभाव दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। प्रकृति या स्वभाव दोनों एक ही शब्द होते हैं। गोत्रेन गार्ग्य, प्रायेन याज्ञिक है, आत्मना चतुर्थ है और नामना नयन शुक है ना। तो इनका अर्थ से निकलता है। तो ये सब जो मैं लिखा रही हूँ ना, इन जैसे अब इन शब्दों में ही तृतीय विभक्ति होगी। जैसे सुख तो सुखेन, दुख दुखेन, सम समेन, विषम विषमेन, द्विद्रोण द्विद्रोणेन, स्वभाव स्वभावेन, प्रकृति प्रकृत्या, ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है इन शब्दों में, है ना। तो आपको कुछ इन शब्दों को याद करना है। सम, सुख, दुख, शम, विषम, द्विद्रोण, है ना, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला सूत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, सह युक्ते अप्रधाने, यानी सह अर्थे युक्ते अप्रधाने तृतीयाशात। यानी सब कुछ अगर आपको सूत्र याद है तो उस सूत्र में ही आपको सब कुछ मिल जाता है। बस आपको केवल उस सूत्र का एनालिसिस करना है, बस सह युक्ते अप्रधाने। अब देखो इसमें ही आपको वर्ती सब मिल जाएगी। सह युक्ते अप्रधाने यानी सह अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीयाशात, यानी सह अर्थ वाले अव्ययों का प्रयोग होने पर अप्रधान अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। अब सह अर्थ वाले प्रत्यय अव्यय देखो, सह, साकम, समम, सार्धम, शत्रा, युगपत, इन सभी का अर्थ साथ होता है। अब इनका प्रयोग होने पर वाक्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है, अब देखो पहले आप सुन लो, सह अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीयाशात, ये इसकी वृत्ति है। क्या है? वृत्ति। अब इसमें देखो सह अर्थ वाले अव्यय, ये जो अव्यय है वो सभी सह अर्थ वाले हैं, जैसे सह, साकम, समम, सार्धम, सत्रा, युगपत, इन सब का अर्थ साथ में होता है। ठीक है, का प्रयोग होने पर अप्रधान कारक में, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रधान कारक में होती है या फिर अप्रधान में, तो अप्रधान कारक में होता है, क्योंकि सूत्र में ही साफ साफ लिखा है सह युक्ते अप्रधाने, है ना। तो अप्रधान कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अब आप उदाहरण देख लो, कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे माता पुत्रेण सह गच्छति, माता पुत्र के साथ जाती है। किसके साथ जाती है? किसके साथ जाती है? जब उत्तर में जो है उसी में तृतीया करना है, तो माता पुत्र के साथ जाती है, तो पुत्र में तृतीया, यानी सह से पहले वाले शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कृष्ण लता के साथ बाजार जाता है, तो किसके साथ जाता है? जो उत्तर में है ना, जैसे कृष्ण लता के साथ बाजार जाता है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कृष्ण किसके साथ बाजार गया, तो आपका उत्तर आएगा लता के साथ, तो लता में तृतीय विभक्ति होगी, लतया सह। पुत्र मात्रा सह, साकम, समम, सार्धम, शत्रा, युगपत, इन सभी का प्रयोग साथ में होता है, तो इनमें से कोई भी अक्षर आपके सामने आ सकता है ना। तो पुत्र है मात्रा सह, तो मात्रा में तृतीय विभक्ति हो गई। अब देखो केवल आपको सूत्र को थोड़ा दिमाग में बिठाना है, और सूत्र में ही सब कुछ लिखा हुआ है, और सूत्र से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब देखो एक नोट है कि वाक्य में सह आदि अवयव का प्रयोग नहीं होने पर भी, अगर सह आदि अवयव का प्रयोग नहीं हो तो भी तृतीय विभक्ति हो सकती है, क्योंकि कारण से चिन्ह इसमें,
है ना। तो तृतीय विभक्ति संभव है, जिससे माता पुत्रेण गच्छति, माता पुत्र के साथ जाती है। तो अगर सह नहीं हो तो भी तृतीय विभक्ति संभव है। फिर अगला सूत्र है येनांग विकारे, येनांग विकार है। येन अंगेन विकृतेन अंगिन विकार लक्ष्यते तत् तृतीयाशात्, येन अंगेन विकृतेन अंगिन विकार लक्ष्यते तत् तृतीयाशात्, यानी सूत्र में ही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यानी जिस अंग के द्वारा संपूर्ण शरीर का अंग विकार, यानी अंग में कोई विकृति दिखाई जाए तो उस अंग विकार में, यानी उस अंग में तृतीया विभक्ति होगी। जैसे वो सिर से गंजा है, पैर से लंगड़ा है, पीठ से कुबड़ा है, आँख से अंधा है ना। कई मतलब कि अंग में विकृति हो सकती है, तो उस अंग विकृति में तृतीया विभक्ति होती है। अब देखो, येन अंगेन विकृतेन अंगिन विकार लक्ष्यते तत् तृतीयाशात्, अर्थात जिस अंग के द्वारा संपूर्ण शरीर का अंग विकार दिखाया जावे उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सिरसा खलवाट है, तो सिर से क्या है, गंजा, तो सिर में तृतीया विभक्ति। पुष्टेन कुब्ज है, पीठ से कुबड़ा है, तो पीठ में तृतीया। पादेन खंज, पैर से लंगड़ा है, तो पैर में तृतीया विभक्ति। अक्षणा काणा है, तो आँख में तृतीया विभक्ति। अब देखो, ऐसे भी हो सकता है चक्षुषा काणा है, चक्षुषा काणा है, ऐसे भी आ सकता है ना, ठीक है। फिर है अगला सूत्र इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, इसकी वृत्ति है कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीयाशात्, कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीयाशात्, यानी वह इस प्रकार है, इस प्रकार है, ये अर्थ निकलना चाहिए, वह इस प्रकार का है। इस तरह के ज्ञान में लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे इत्थम भूत, यानी वह इस प्रकार का है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो को देख के ऐसे सोचोगे कि यहाँ कोई टीचर है जो पढ़ा रही है, या फिर कोई बच्चा बैग लेके स्कूल जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि हो सकता है ये विद्यार्थी है। या फिर कोई मतलब कि जटाओं से लगता है कि ये तपस्वी है, यानी बड़ी बड़ी जटाएं हैं उसके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये तपस्वी है, जटाओं से तपस्वी लगता है। या फिर कोई जैसे पुलिस है, तो अपनी गणवेश से आप बता सकते हो कि हाँ ये पुलिस वाला है। या कोई फौजी है, तो आप उसकी वेशभूषा से आप बता सकते हो, है ना। तो आपको उस चिन्ह से आपको पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ ऐसा हो सकता है ना। जैसे पुस्तकेन छात्र है, पुस्तक से क्या प्रतीत होता है, छात्र। शरीरेण मल्ल, शरीर से योद्धा प्रतीत हो रहा है। सिख या पंडित, अगर सिर में चोटी होती है तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये कोई पंडित हो सकता है। वेशेन यति, यानी वेशभूषा से यति तपस्वी लग रहा है। दंडेन आरक्षक है, दंड से पुलिस वाला। जटा भी तापस, जटाओं से तपस्वी। केशई नारी, यानी अगर किसी के सिर में बाल है तो आप बोल सकते हो कि ये नारी हो सकती है। आकृत्या सूरा, आकृति से सूर प्रतीत हो रहा है। तो आप देखकर पता लगा सकते हो। तो ये इत्थम्भूत लक्षणे सहयुक्ते अप्रधाने, आपका येनांग विकारेण, और एक सहयुक्ते प्रधाने इत्थम्भूत लक्षणे येनांग विकारे 3, और साधक तमम करणम, एक आपका हो गया कृतकर्ण योज तृतीया, और एक हो गया प्रकृत्याधिव्य उपसंख्यानम। 6 सूत्र हम इस क्लास में पढ़े हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ के साथ में याद कर लीजिए।